तो हो जाइए तैयार अगले आधे घंटे के लिए, जहां पर हम तमाम काउंटर्स पर बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और अब देखिए, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे ये ट्रेंड तो बरकरार था ही, पर लंबे वीकेंड पे जाने से पहले बाजार कहीं ना कहीं स्थिर होते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, ये वीकेंड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रशिया और यूएस की मीटिंग होगी और उसको लेकर जो भी आउटकम आएगा इस लाजमी है कि उस पर बाजार रिएक्ट ज़रूर करेगा। तो वो सारे डेवलपमेंट्स भी बाजार वेट कर रहा है। कहीं ना कहीं निफ्टी की अगर बात करें तो वो थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड पे है, पर साथ ही निफ्टी बैंक की बात करें तो आज प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा एक्शन है। ऐसे में आपको क्या कुछ करना चाहिए, इन सब पर चर्चा करेंगे। 3 हिस्सों में आपके सामने स्टॉक्स रखेंगे। सबसे पहले खबरों वाले शेयर्स, दूसरी चर्चा करेंगे उन काउंटर्स पे जहां पर नतीजों के लिहाज से एक्शन देखने को मिल रहा है, और उसके बाद कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके सामने लेकर आएंगे। पर चलिए आगे बढ़े उससे पहले स्वागत करते हैं हमारे आज के खास मेहमान अमोल अठावले का। अमोल जी हमारे साथ हैं, उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए अमोल। सबसे पहले तो बाजार पे ही अपना नजरिया बताइए, कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि कल की तेजी के बाद आज थोड़ा बहुत होल्ड तो कर रहे हैं, पर क्या अमोल यहाँ से और तेजी की उम्मीद करें? आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। एक चीज अच्छा हुआ है कि जो कंसिस्टेंट मार्केट में करेक्शन था, नए लोज लग रहे थे, वो कहीं ना कहीं रुकते हुए ये हफ्ते में हमने देखा। ट्रंकेटेड वीक है, बट एक रिवर्सल के बाद जो एक शार्प बाउंस बैक चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो इसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पिक्चर मार्केट का बना हुआ है। बट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अगर मैं लेवल के हिसाब से देखता हूँ तो 24,500 एक सैक्रोसैंड या क्रूशियल सपोर्ट जोन रहेगा ट्रेडर्स के लिए। जब तक उसके ऊपर है, आई थिंक ये पुल बैक फॉर्मेशन कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है निफ्टी में, वो रहेगा 24,700 का। वहीं से लास्ट टाइम एक करेक्शन आया था, अगर वो क्लियर कर देता है तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे। 24,700 के सक्सेसफुल ब्रेकआउट के बाद शायद हम निफ्टी में 24,800, 24,900 के लेवल्स भी आते हुए आने वाले अगले हफ्ते में देख सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर मार्केट में 24,500 के लेवल्स ब्रेक होते तो थोड़ा सा सेंटीमेंट डेंट होगा। फिलहाल एक रेंज बाउंड टेक्सचर है, वही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑलराइट, तो रेंज बाउंड सेशन जो है फिलहाल मार्केट्स पे आते हुए देख रहे हैं। कुछ एक लेवल्स अमोल जी ने ज़रूर हाईलाइट किए, उस पर ध्यान ज़रूर रखेंगे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे सबसे पहले उन सभी काउंटर्स का जहां पर खबरों के लिहाज से हम एक्शन देख रहे हैं। खबरें तो हैं ही, और सेक्टर ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छा बस कर रहा है, वो है आईटी स्पेस। इसमें से सबसे पहला स्टॉक इन्फोसिस, इसकी बात करते हैं, जहां पर खबर यह आई है कि इन्फोसिस अब 75% स्टेक खरीदेगा। एक कंपनी जिसका नाम है टेल्स्ट्रा यूनिट। $153 मिलियन की ये पूरी डील होगी। हालांकि ये जो पूरी डील साइज है वो इन्फोसिस जैसी कंपनी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट अच्छा ये है कि इससे जो है ऑस्ट्रेलिया के सेक्टर्स, ऑस्ट्रेलिया की तमाम वो चाहे आप बोल लीजिए गवर्नमेंट या डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए जो है दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे इन्फोसिस के, क्योंकि ये जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के की सेक्टर्स और की प्लेयर्स को अपनी सर्विसेज देती थी। और ये भी मानना है कि अब सेकेंड हाफ अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये रेगुलेटरी अप्रूवल्स के बाद ये पूरी डील खत्म होती हुई दिखेगी। तो पॉजिटिव खबर तो है ही, और आज सेक्टर एज अ होल रीबाउंड कर रहा है और इन्फोसिस में भी 1.5% की तेजी है। पर अमोल, आप कैसे देख रहे हैं आईटी स्पेस को, और खासतौर से इन्फोसिस पे आपका क्या नजरिया है? ये 1.5% की तेजी टिकेगी क्या? यहाँ पे और भी रनअप की उम्मीद करें? शॉर्ट टर्म में आई थिंक मुझे लगता है कि जो टेक्निकल रिवर्सल फॉर्मेशन का जो सेटअप बना हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है। थोड़ा सा अगर मैं ब्रॉडर भी देखता हूँ आईटी एज ए इंडेक्स की तरफ, तो एक बड़े करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, और उसके बाद ये 1 या 2 दिन में थोड़ा सा मोमेंटम और पॉजिटिव साइड पे बढ़ते हुए हमने देखा है। जो रिवर्सल्स आ रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं निफ्टी में, और एक प्रॉमिसिंग जो रैलीज बोल सकते हैं इंट्राडे, वो कहीं ना कहीं आते हुए सभी मिड कैप और नॉर्मल जो बड़े आईटी स्टॉक्स है उसमें दिख के आती है। इन्फोसिस का बात करेंगे तो ये
यस, ये शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि ये टेक्निकल सेटअप जो रिवर्सल का है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। फिलहाल बाउंस बैक ही पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि अभी भी एक जो एवरेजेस है शॉर्ट टर्म के उसके नीचे ही स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो रिवर्सल अगर कंटिन्यू रहता है तो 1500 और 1525 एक शॉर्ट टर्म में ये टेक्निकल बाउंस बैक वहां तक कंटिन्यू होने के चांसेस दिख के आ रहे हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूँ तो 1400 एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए भी और मीडियम टर्म के हिसाब से भी। वो अगर जब तक मेंटेन है मुझे लगता है ये टेक्निकल बाउंस बैक कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑलराइट, तो ये बाउंस बैक कंटिन्यू रह सकता है चार्ट्स पे। इन्फोसिस जो है फिलहाल अच्छा दिख रहा है, ये राय आती हुई। पर अमोल, जो दूसरा आईटी काउंटर या एक स्टॉक जो कि आज फोकस में है वो है विप्रो। देखिए खबरें ढेर सारी हैं पर विप्रो जो है अब गूगल क्लाउड के साथ पार्टनर कर रहा है एजेंटिक एआई सॉल्यूशंस जो है वो बनाने के लिए। और इस करार की खबर तो है ही, पर जैसा कि हम हाईलाइट भी कर रहे हैं एक पिटा हुआ सेक्टर ज़रूर रहा है आईटी, और कहीं ना कहीं अब ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा बेहतर जिस तरीके से हो रहा है, ऐसे में आईटी स्पेस और खास तौर से वो भारतीय कंपनी जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है यूएस मार्केट्स में, धीरे धीरे करके थोड़ा सा उभर रही हैं। विप्रो कैसा दिख रहा है अमोल आपको चार्ट्स पे? प्रॉमिसिंग है, एक करेक्शन के बाद रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है, थोड़ा सा आउट परफॉर्म भी किया। अगर ये वीक में भी देखते हैं तो अराउंड 3.5% के भी ऊपर स्टॉक ने रैली किया है। वीकली सेटअप में अगर देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन रिवर्सल फॉर्म हुआ है और यहाँ पे एक हायर बॉटम फॉर्मेशन वीकली चार्ट्स पे भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ओवरऑल भी ये अगर हम देखेंगे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के हिसाब से तो एक 240 के आसपास एक करेक्शन कहीं ना कहीं खत्म हुआ है, उसके बाद एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन विप्रो में फॉर्म हुआ है। मुझे लगता है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए एक 240 के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। जब तक ये स्टॉक उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, ये जो सेटअप बना हुआ है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। ऑन द हायर साइड कहीं ना कहीं 255 260 ये दो इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट के जो रेजिस्टेंस जोन है वो एक क्रूशल रेजिस्टेंस जोन का काम करेंगे। अगर ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहा तो 260 तक के लेवल आने वाले दिनों में विप्रो में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये नज़रिया विप्रो पे। दोनों ही काउंटर्स आईटी स्पेस से फिलहाल प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं, ये राय आती हुई अमूल की तरफ से। पर चलिए, ये तो हमने बताया कि खबरें कहाँ पर हैं, पर खबरों से ज़्यादा और बड़ा रिएक्शन जो है हम कुछ अर्निंग कैंडिडेट्स पे देख रहे हैं। अब आपके सामने 3 स्टॉक्स रखेंगे जहाँ पर अर्निंग्स के लिहाज से एक्शन है। और सबसे पहला आज का स्टार परफॉर्मर मुथूट फाइनेंस, जहां पर नतीजे मार्केट की उम्मीदों से काफ़ी अच्छे थे। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ नतीजों में साफ हुई कि बाकी कंपनीज के मुकाबले जो है मुथूट फाइनेंस के ना ही सिर्फ नंबर्स अच्छे थे पर साथ ही साथ नए कस्टमर एडिशंस, उनका ये फोकस कि नॉन गोल्ड बिजनेस को अब और भी बढ़ाना है, ये सभी फैक्टर्स जो हैं काफ़ी एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स को पसंद आते हुए दिखे हैं। साथ ही साथ हालांकि निम्स में थोड़ा सा कंप्रेशन इस बार ज़रूर है, पर मैनेजमेंट का मानना है कि आगे चल की स्थिति और भी अच्छी होती हुई नजर आएगी क्योंकि उनके ब्रांचेस के एडिशंस बहुत ज़्यादा फिलहाल हो रहे हैं। मुथूट फाइनेंस और गोल्ड फाइनेंस ऑलरेडी जो है एक सिक्योर्ड फंडिंग के तौर पे ही देखा जाता है और ये स्टॉक में आज 10% तक की तेज़ी हम देख रहे हैं। पर अमूल, क्या अब चार्ट्स पे थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी पे दिख रहा है या फिर अभी ये स्ट्रॉन्ग मूव एक शुरुआत है और यहाँ से अभी भी और तेज़ी उम्मीद करें? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इंट्राडे चार्ट्स में अगर मैं देखता हूँ या शॉर्ट टर्म चार्ट्स में देखता हूँ तो थोड़ा सा ओवरबॉट जरूर है। द रीजन बिहाइंड दैट कि एक तो मॉर्निंग का मोमेंटम था वो ही 10% तक चला गया। दूसरा, उससे पहले कंसिस्टेंटली स्टॉक करेक्शन में था तो एक ओपन के बाद एक गैप ओपन हो गया है, तो शायद थोड़ा सा टेम्पररी ओवरबॉट है। बट शॉर्ट टर्म में अभी भी सेटअप पॉजिटिव साइड पे, ये स्टॉक कंसिस्टेंटली बाइंग साइड में चला है। दूसरा, जब भी एक करेक्शन का टाइम आता है वहां पे एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला है, तो बड़े कट्स स्टॉक में या बड़े करेक्शन मुथूट फाइनेंस में देखने को नहीं मिले हैं। अभी ये जो रिवर्सल है, शायद रिवर्सल के बाद ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है, शायद एक आध दिन का या 2 दिन का कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बट बाइंग ऑन डीप्स एंड सेल एंड रैलीज, आई थिंक ये एक आइडियल स्ट्रैटेजी रहेगा मुथूट फाइनेंस के लिए। लेवल्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 2650 2600 ये क्रूशल सपोर्ट जोन रहेंगे। ऑन द हायर साइड 2800 जहां पे आज का टॉप बना है और 2850 ये दो रेजिस्टेंस जोन का काम करेंगे। 2600 के नीचे अगर ये स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड हो जाता है तो थोड़ा सा सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म में चेंज हो सकता है। अदरवाइज बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज वुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी।
ऑलराइट, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, ये रणनीति अपनाइए। इसका साफ मतलब है कि अभी थोड़े से डिप का वेट करिए और इतनी अच्छी तेजी के बाद अभी फिलहाल फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है। तो क्लियर कट ट्राई मुथूट फाइनेंस पे भी, पर इसी के साथ चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हम आपके लिए लेकर आएंगे आज का मुनाफे का ऑप्शन और तमाम स्टॉक्स भी हैं जहां पर अमूल से राय लेनी है। तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्टॉक्स फटाफट में, जहां पर हम तमाम स्टॉक्स हाईलाइट कर रहे हैं, जहां पर एक्शन देख रहे हैं हम ऐसे बाजार में भी। अमोल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रेक के पहले हमने ये चर्चा की कि आईटी स्पेस में जो दो दिग्गज हैं, इन्फोसिस और विप्रो, उनमें क्या रणनीति होनी चाहिए और साथ ही साथ नतीजों के लिहाज से भी मुथूट फाइनेंस यहाँ पर क्या करना चाहिए इतने ज़बरदस्त रनअप के बाद। पर अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अर्निंग्स वाले कैंडिडेट पर राय समझते हैं अमोल से। और अमोल, जो दूसरा स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड। देखिए, कुछ ही समय पहले कंपनी के नतीजे आए थे, यानी आज मार्केट के दौरान ही नतीजे आते हुए दिखे और नतीजे जो हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले। मार्केट की उम्मीदों से थोड़े बेहतर ज़रूर थे, पर मार्जिन्स में एक अच्छी बढ़त रही। 10.6% से बढ़कर अब जो है मार्जिन्स कहीं ना कहीं इनके 11.1% पे हो गए हैं। तो मार्जिन एक्सपेंशन ऐसे वक्त में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। साथ ही आई के फ्रंट पे भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि कंपनी अब नॉन सीवी पोर्टफोलियो पर भी काफ़ी फोकस कर रही है और आगे चल के इलेक्ट्रिक डिवीजन में भी उनको फिलहाल काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। और अब जो इनकी स्विच मोबिलिटी है उसने पॉजिटिव एबिटडा अचीव कर लिया है। कहीं ना कहीं कंपनी की गाइडेंस के मुताबिक भी था, क्योंकि तमाम इंट्रैक्शंस में हम उनसे सवाल ज़रूर पूछते थे कि स्विच मोबिलिटी एबिटडा पॉजिटिव कब होगी, तो वो अचीव होता हुआ नजर आया है। नतीजों के बाद एक अच्छा जंप ज़रूर रहा, 2 से 3% की तेज़ी थी। अब थोड़ा सा फिजल आउट ज़रूर हो रहा है, पर अमूल अभी भी कहीं ना कहीं स्टॉक अपने आप को होल्ड कर रहा है। अब सवाल ये है, जो अन्य ऑटो कंपनी में जिस तरीके की तेज़ी है, अशोक लेलैंड हम जानते हैं एक बीटन डाउन नेम है, क्या यहाँ पर अच्छी बाई और एक बड़े मूव की उम्मीद लगा के चले? देखो, मोमेंटम अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ये है। एक या 2 दिन के अगर हम हिसाब से देखते हैं तो यही मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस भी काफी ब्राइट है। ये वीक के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये वीक में अराउंड 5% से भी ज्यादा तक का गेन स्टॉक में देखने को मिला है। बट मैं थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म के हिसाब से देखता हूँ तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। 126 एक ऐसा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है कि जिसको क्लियर करना स्टॉक के लिए जरा मुश्किल होता हुआ देखने को मिल रहा है। काफी कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद एक करेक्शन आया। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूँ, सपोर्ट की तरफ देखता हूँ तो 116 115 एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो एक रेंज बाउंड टेक्सचर है। जब तक ये लेवल को आइदर साइड क्रॉस नहीं करता, स्टॉक में एक डायरेक्शनल मोमेंटम आना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मोमेंटम को अगर किसी को चेस करना है या 1 या 2 दिन के लिए कोई देख रहा है तो मुझे लगता है 118 एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल रहेगा। जब तक 118 के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहा है। ऑन द हायर साइड जब 125 और 126 अगर ब्रेकआउट आता है तो एक डायरेक्शनल मोमेंटम आने के चांसेस स्टॉक में काफी ब्राइट लग रहे हैं। ऑलराइट, तो अशोक लेलैंड यहाँ पर राय कि अभी तो मोमेंटम अच्छा है, पर 125 126 के ऊपर निकले, सस्टेन करे तो और बड़े मूव के लिए तैयार हो सकता है अशोक लेलैंड। तो ये राय आपके लिए इस पर्टिकुलर काउंटर पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अमोल आपके पास जल्द लौटेंगे, पर फिलहाल वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन का। आज आपको मुनाफे के ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स के अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए एफएनओ सेगमेंट में? जी, गुड आफ्टरनून। तो मुनाफे के ऑप्शन सेगमेंट के लिए जो स्टॉक चुना है, स्टॉक का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो आईसीआईसीआई प्रूली का जो ओवरऑल टेक्निकल और डेरिवेटिव्स डेटा 650 660 तक अगस्त में छूने की तैयारी कर रहा है, ये हमारा मानना है। तो आपको रणनीति बनानी है कि आपको वेनिला कॉल बाय करनी है 630 स्ट्राइक की, जिसमें आपको टारगेट 1 बना के चलना है 1717 और टारगेट 2 बना के चलना है 2323 का। इस ट्रेड पे आपको ऑप्शन प्रीमियम पे 6 रुपए का स्टॉप लॉस बनाना है।
तो एक मॉनेटरी टर्म्स में इसको आप प्रॉफिट पोटेंशियल बना के चले 8,500 रुपए का, और रिस्क या स्टॉप लॉस आप बना के चले 4,500 रुपए का। ऑलराइट, तो ICICI प्रूडेंशियल यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन के ज़रिए जो है ट्रेड ले सकते हैं। ये राय आती हुई अक्षय की तरफ से। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज जुड़ने के लिए और हमें ये कॉल भी देने के लिए। पर चलिए इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि FNO सेगमेंट में 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज जो नुकसान है वो 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको सोच समझ कर ही जो है आप ट्रेड लें अगर आप इस ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अमोल हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हम उनसे पूछ रहे हैं कई सारे काउंटर्स जहां पर अच्छा एक्शन है। और अमोल, इसी कड़ी में जो दूसरा काउंटर है वो है BPCL का। अब देखिए, BPCL के नतीजों से बहुत ज़्यादा निराशा हाथ नहीं लगी है, ये बात साफ है। पर कमेंट्री की बात करें तो वहाँ पर मैनेजमेंट ने ये ज़रूर बोला है कि जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसको नज़र में रखते हुए ये ज़रूर हुआ है कि अब वो रशिया के अलावा जो है कई और डेस्टिनेशंस भी देख रहे हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो रशिया से वो जो तेल मंगाते थे, जी हाँ, वो थोड़ा सस्ता ज़रूर पड़ता था, पर अब हाल फिलहाल उसका स्प्रेड कम हो रहा है। इसीलिए जो है कहीं ना कहीं आगे चल के किस तरीके से स्प्रेड बचता है, रशिया से ऑयल मंगाना कितना फेवरेबल होगा, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल कंपनी ने ये ही बताया है कि कहीं ना कहीं वो स्प्रेड कम होता हुआ दिख रहा है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को देखते हुए अभी के लिए जो वो क्रूड ऑयल स्टॉक रख रहे हैं वो एवरेज से 25% तक ज़्यादा है, तो उसको लेकर भी कंपनी तैयार है। पर अमूल, कहीं ना कहीं कमेंट्री में बहुत ज़्यादा जोश नहीं देखने को मिल रहा है और स्टॉक में एक पिटाई भी हो रही है। पर क्या आपको लगता है कि ये स्टॉक और भी गिरावट का शिकार हो सकता है? क्योंकि अमूल, BPCL, HPCL, IOC ये तीनों कंपनीज जो हैं कहीं ना कहीं एक साथ ही ट्रेड करती है। आज BPCL में कम कमजोरी है पर HPCL 3% नीचे है। अगर हम तीनों स्टॉक का फॉर्मेशन देखेंगे तो तीनों स्टॉक में ऐसा फॉर्मेशन दिख क्या रहा है कि ये थोड़ा सा करेक्शन और एक्सटेंड होते हुए देख सकते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक कंसोलिडेशन का भी फेज ओपन होने के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दिक्कत ये है कि एक बड़े करेक्शन जब हुआ था, स्टॉक 20 डे के एवरेज के नीचे कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा था, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे भी कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा था। उसके बाद जो बाउंस बैक के बाद आज का जो रिवर्सल पॉइंट आया है वो थोड़ा सा और कंसर्न बढ़ा रहा है, या फिर दिखा रहा है कि ये करेक्शन थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। 50 डे के आसपास ही स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है जो अराउंड 330 के आसपास आता है। उस जब तक आई थिंक मुझे लगता है उसके नीचे रहेगा। ऊपर से आज एक रिवर्सल फॉर्मेशन फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पे भी, तो मुझे लगता है कि करेक्शन थोड़ा सा और एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिल सकता है। और इमीडिएट सपोर्ट था जो BPCL के लिए और अभी भी कंटिन्यू रहेगा, वो है अराउंड 310 का। उसके नीचे अगर स्टॉक होता है तो ये कहीं ना कहीं 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज अराउंड 300 के लेवल्स तक आ सकता है। अगर सेंटीमेंट चेंज होना है या कोई रिवर्सल फॉर्मेशन या बुलिश साइड का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मिनिमम क्राइटेरिया स्टॉक के लिए रहेगा, वो रहेगा 330 का या 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज का। उसके नीचे सेटअप वीक है और वही कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। तो ये नज़रिया BPCL को लेकर और तमाम और काउंटर्स पर भी अमोल ने चर्चा की। पर अमोल, शो को ख़त्म करें उससे पहले आज जिस तरीके की हम निफ्टी बैंक में तेज़ी देख रहे हैं उसमें एक योगदान जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का भी है। तो अमोल, तीसरी कड़ी में हम यही काउंटर्स हाईलाइट करते हैं जहाँ पे एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स के तौर पे हम सामने लाते हैं। आज हम देख पा रहे हैं कि ICICI बैंक, साथ ही साथ कुछ अन्य प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि HDFC बैंक, ये थोड़े बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तक थोड़ा सा मूव अमोल हमने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखा था, पर क्या अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कोई काउंटर जो कि आपको अच्छा लग रहा है? खासतौर से HDFC बैंक भले ही धीरे धीरे करके चढ़ रहा हो पर स्टॉक ऊपर जरूर जा रहा है। जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी ने आज आपने बिल्कुल सही कहा कि आज एक कंसोलिडेशन था पहले, फिर आज एक रिवर्सल फॉर्मेशन भी हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में भी एक रिवर्सल फॉर्मेशन। ऑलराइट, तो कहीं ना शायद अमोल के साथ जो है हमारी लाइन ठीक तरीके से नहीं रही। ओके अमोल, शायद आप हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। बताइए आपका टेक प्राइवेट बैंक्स पे।
जी, एचडीएफसी बैंक के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1990 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 2070 और 2090 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1960। काफी कंसोलिडेट हुआ है, जहां भी करेक्शन था वहां पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला है। ओवरऑल भी अगर हम वीकली पे भी देखें तो सेटअप अच्छा है। मुझे लगता है कि 1960 के ऊपर रहता है तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस एचडीएफसी बैंक में ज्यादा दिख के आ रहे। दूसरा, मैं भारतीय एयरटेल के साथ भी जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, एक करेक्शन के बाद रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। 1873 के आसपास है। पोजिशनली 1950 1975 के टारगेट्स निकल के आ रहे। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1840 पर। कहीं ना कहीं प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अमूल ने अपनी पिक बताई, साथ ही अपनी कॉल्स भी दी। भारतीय एयरटेल पे नज़र ज़रूर रखिएगा, उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पे थे। पर अमूल, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी, ऑलरेडी हमने आपके चैनल के साथ इन डिटेल में डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर दोनों शेयर किए हुए। जी हाँ, शेयर भी किया है और हमने चलाया भी है वो। बट थैंक यू सो मच अमोल, आपने समय निकाला और तमाम स्टॉक्स और सेक्टर्स पर हमसे चर्चा भी की। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। अच्छी बात यह है कि मार्केट्स कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करने में कायम है। आईटी एक अच्छा रीबाउंड दिखा रहा है, पर जो मार्केट की ब्रेथ है वो थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिख रही है। पर इंडेक्स के लिहाज से थोड़ा अपमूव अभी भी बरकरार है। पर इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, पर आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के उस पार मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन आगे बढ़ेगा क्लोजिंग कॉल्स के साथ।